गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। अब बेटा होलसेलर जब प्रोड्यूसर को अपनी सर्विसेज देता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो प्रोडक्शन है ना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे? होलसेलर क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करेगा, किसको? प्रोड्यूसर को। जिसका रिजल्ट क्या होगा? जिसका रिजल्ट ये होगा कि ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, एक तो बेनिफिट हो जाएगा ज़्यादा प्रोडक्शन करने से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करने से हमारी जो कंट्री की जो जीडीपी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी इकॉनमी को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्विसेज टूवर्ड्स रिटेलर्स। अब रिटेलर्स को कैसे सर्विसेज दी जाती हैं? पहला है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखो बेटा, जो रिटेलर होता है ना वो छोटी सी क्वांटिटी में या स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है, तो उसको ज़्यादा स्टॉक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और वो जितनी उसको नीड है ना उस नीड्स के अकॉर्डिंग वो गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा, जिससे उसको एक तो स्पेस की कम रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प में क्या होता है, अब जो होलसेलर है ना वो अपनी गुड्स को रिटेलर को क्रेडिट में सेल करेगा। अब बेटा जब आपको कोई क्रेडिट की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, आपकी फाइनेंशियली हेल्प तो फिर होगी ना। आपने क्रेडिट में सेल उसको परचेज किया, फिर आगे जब आपने उसको सेल किया, जब आपने कस्टमर से पैसा लिया, फिर उस पैसे से आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो आपका तो बेनिफिट हो गया। तो इस वे में आप कह सकते हो कि जो आपको कैपिटल की नीड होती है वो थोड़ी सी ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। कई बार क्या होता है, कुछ हमने कैश में परचेज कर लिया, कुछ हमने उधार में परचेज कर लिया, तो इस तरह से हमारा काम चल जाता है। उसके बाद है कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब जो होलसेलर होता है वो कई ट्रेडर्स के कांटेक्ट में रहता है और कुछ मीडिएटर्स भी होते हैं, तो उनके जब कांटेक्ट में रहता है तो उसको काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। अब वो इस एक्सपीरियंस को दूसरे रिटेलर्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। अब वो बताता है उनको, रिटेलर्स को, भाई आप इस तरह से एडवर्टीजमेंट कर लो, आपकी गुड्स की डिमांड अच्छी हो जाएगी, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इस चीज़ का बेनिफिट किसको मिलता है? इस चीज़ का बेनिफिट रिटेलर को मिलता है। उसके बाद है रीजनेबल प्राइसेस। अब बेटा रीजनेबल प्राइस कैसे? अब देखो जो प्राइस वगैरह इस्टेब्लिश की जाते हैं वो एक क्या कहते हैं, बैलेंस से, एक बैलेंस होता है डिमांड और सप्लाई के बीच का, उनसे जो हमारे प्राइस होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं। और ये काम भी कौन करता है? ये होलसेलर काम करता है, ठीक है। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, देखो बेटा वो ना लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और फिर वो क्या करता है, उसकी एडवर्टीजमेंट भी करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसका जो बेनिफिट होता है सीधा सीधा रिटेलर को मिल जाता है, क्योंकि जब हम अपने घर के पास जाएंगे शॉपकीपर के पास तो हम उससे उसी चीज़ की डिमांड करेंगे जो हमने मार्केट में देखी होती है, तो फिर वो आगे जाके होलसेलर से लेकर आता है, फिर वो चीज़ हमें वहाँ से मिल जाती है। तो मतलब उसको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्या कहते हैं, एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। सॉरी। उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। अब बेटा जो प्रोड्यूसर जो क्या कहते हैं, नई नई तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन किसको मिलती है? सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन होलसेलर को मिलती है। फिर आगे वो इस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिटेलर को देता है। फिर जब उसकी क्या कहते हैं, रिटेलर की जब नॉलेज में ये बात आ जाती है, फिर वो क्या करता है, कस्टमर्स को बताता है, तो फिर जिससे कस्टमर गुड्स को ईजिली परचेज कर लेते हैं। उसके बाद है पैकिंग फैसिलिटीज़। गुड्स को परचेज करने के बाद होलसेलर क्या करता है, ग्रेडिंग का, पैकिंग का काम करता है, ठीक है, जिससे जो रिटेलर होता है उसका जो काफ़ी जो टाइम होता है वो बच जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी किसको मिलता है? रिटेलर को मिलता है। बेटा उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है सर्विस टूवर्ड सोसाइटी। सोसाइटी को आप लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? कौन? होलसेलर। पहला है कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब बेटा जो होलसेलर होता है ना उसका मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि वो गुड्स स्टॉक करता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो करता है, जिससे जो प्राइस है वो एक कंट्रोल में रहता है और जिसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलता है? कंज्यूमर, कस्टमर्स, आम पब्लिक को मिलता है।
अब उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, इजी अवेलेबिलिटीज ऑफ गुड्स। अब देखो जो होलसेलर होता है ना, वो क्या करता है, वो ना एक तरह से आपकी हेल्प करता है, मीन्स रिटेलर की हेल्प करता है कि जो गुड्स है ना उसको वो वाली गुड्स प्रोवाइड करे जो कस्टमर चाहते हैं, जो कस्टमर को जिस गुड्स की नीड होती है, और वो किसी भी टाइम वो गुड्स को प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, अब जैसे आप अपने आप को देख लो, आपको कोई गुड्स चाहिए या आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हो, उसको स्पेशल बोलते हो भैया मुझे वो वाला सामान चाहिए, मुझे वो आइटम चाहिए, तो जो रिटेलर होता है फिर वो अपने होलसेलर से बात करता है, फिर होलसेलर वो उसको गुड्स प्रोवाइड करता है, फिर वहाँ से हमें वो गुड्स मिल जाती है इसी। उसके बाद है सिलेक्शन फैसिलिटी। अब होलसेलर क्या करता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं या कई तरह की इन्फॉर्मेशन होती है प्रोड्यूसर से, वो क्या करता है कलेक्ट करता है, जिससे जो कंज्यूमर की जो क्या कहते हैं चॉइस की फैसिलिटी है वो अच्छी हो जाती है, जिससे हम किसी भी गुड्स का या किसी भी आइटम का इजीली क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब जब होलसेलर कोई एडवर्टीजमेंट करवाता है तो उसका बेनिफिट रिटेलर को होता है, ठीक है, और साथ में कंज्यूमर को भी होता है, क्योंकि कंज्यूमर को उस गुड्स के बारे में नॉलेज हो जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। अगर मान लो किसी कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट आती है क्वालिटी या साइज को लेकर, तो इस इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, फिर क्या करता है, फिर आगे रिटेलर को बताता है, भाई आपकी गुड्स, सॉरी प्रोड्यूसर को वो बताता है कि भाई आप जो गुड्स बना रहे हो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर कंप्लेंट कर रहे हैं इस चीज़ की, तो आप इस चीज़ को दूर करो। ठीक है, उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब मैंने आपको पहले भी बताया, जो होलसेलर होता है वो बड़े बड़े ऑर्डर्स देता है, किसको, प्रोड्यूसर को। तो जब बड़े बड़े ऑर्डर प्रोड्यूसर को मिल रहे हैं तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। ठीक है बेटा, तो इससे जो हमारी जो प्रोडक्शन का जो स्केल होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बेटा हमारी जो 9.2 है वो भी फिनिश हो चुकी है। अब उसके बाद क्या है, रिटेलर। अब बेटा देखो, वैसे तो आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अब जो रिटेलर होता है वो कौन होता है, मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड। बेटा जो रिटेल ट्रेड होता है ना, जो हमारे घर के आसपास की जो शॉप्स होती हैं उनको हम रिटेलर शॉपकीपर बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है रिटेल ट्रेड इज अ लास्ट लिंक अमंग द बिजनेस मिडल मैन। मिडल मैन की अगर मैं बात करूँ, जो बिजनेसमैन, जो बिजनेस होता है उसके बीच में जो मीडिएटर होते हैं, उसका ये लास्ट लिंक है। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, गुड्स परचेज करता है होलसेलर ट्रेड से, ठीक है, फिर आकर उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को बेचता है। तो ये क्या होता है, ये रिटेल ट्रेड होता है। अब चाहे इसको कहीं भी पढ़ लो, सिर्फ सेम ही लिखा होगा सब में, यहाँ भी पढ़ के देख लो। कह रहा है अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर बोट इन द लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर इन स्मॉल लॉट्स। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो रिटेलर होता है ना, वो होलसेलर से एक अच्छी क्वांटिटी में गुड्स को ले लेता है, फिर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में आगे वो कंज्यूमर को या कस्टमर को सेल करता रहता है। अब बेटा इसमें डेफिनेशन कोई भी सी भी कर सकते हो, जो सी आपको अच्छी लगे। ठीक है, यहां पर देखो क्या बोला हुआ है। अब कह रहा है रिटेलिंग इज सेलिंग फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट टू हाउस होल्डर्स। जो रिटेलिंग में क्या होता है, हम जो फाइनल हमारा जो कस्टमर होता है, जो अपने लिए गुड्स को यूज करता है, ठीक है, उसका काम कौन करता है, रिटेल में होता है उसका काम। रिटेल ही क्या करता है, फाइनल सेल करता है, किसको, कंज्यूमर को। अब उसके बाद फीचर्स क्या है बेटा रिटेल ट्रेड के या रिटेलर के, क्या फीचर्स है। जो रिटेल ट्रेडर होता है ये एक लास्ट लिंक होता है, किसके बीच का, ट्रेड मिडल मैन के बीच का। उसके बाद है ये काफ़ी ज़्यादा गुड्स में क्या करता है, डील करता है। अब ये करियाने की शॉप ही देख लो ना, या कोई कॉस्मेटिक की शॉप देख लो, या स्टेशनरी की शॉप देख लो, या कई बार कपड़ों की शॉप देख लो, उसमें काफ़ी तरह के कपड़े मिलते हैं, बड़ों के मिलते हैं, बच्चों के मिलते हैं, बूढ़ों के मिलते हैं, लेडीज़ के मिलते हैं, हर तरह के कपड़े मिलते हैं। तो वो हर कपड़े में डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये होलसेलर से गुड्स परचेज करता है, फिर आगे कस्टमर को सेल करता है। ठीक है, उसके बाद जब ये गुड्स परचेज करता है ना, तो जितनी होलसेलर ट्रेड, जो होलसेलर होता है ना, उससे अगर मैं उससे कंपैरिजन करूं तो उससे कम कंपैरिजन में गुड्स परचेज करता है, किससे, होलसेलर से, क्योंकि होलसेलर प्रोड्यूसर से ज़्यादा परचेज करता है और उसके कंपैरिजन में ये कम परचेज करता है। ठीक है, उसके बाद जब ये गुड्स सेल करता है कंज्यूमर को, तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज करता है।
और अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसका होलसेलर से रिटेलर का, तो इसको जो कैपिटल की नीड होती है वो कम होती है। उसके बाद है ये कैश में भी परचेज करता है और ये क्रेडिट में भी परचेज करता है। उसके बाद है ये मोस्टली ये जो कस्टमर को जो गुड सेल करता है वो कैश में सेल करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, ही हैज़ ए पर्सनल रिलेशनशिप विद ए कंज्यूमर, इसका कंज्यूमर से एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है ही हैज़ टू पे मोर अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ हिज शॉप, ये अपनी शॉप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, उसकी डेकोरेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसकी साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो मतलब डेकोरेशन करके रखता है ताकि कस्टमर को हम ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आपके हो गए। अब इसके बाद हमारा है डिफरेंस, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।